अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, आज हम अपना न्यू नावल स्टार्ट करते हैं। हमारे न्यू नावल का नेम है जाना, जिसको लिखा है मिसबा मलिक ने। तो ये नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉन्ग है, अच्छा नावल है। तो आई होप कि आप सब इस नावल को एंजॉय करेंगे। तो आप सबका टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। वक्त बहुत कुछ छीन लेता है, मेरी तो खैर मुस्कुराहट थी। वक्त अच्छा हो या बुरा गुज़र ही जाता है, बस फ़र्क इतना होता है कि अच्छा वक्त जल्दी गुज़रता है और बुरा वक्त रेंग रेंग कर गुज़रता है, लेकिन दोनों सूरतों में वक्त का काम गुज़रना है। मीर सलार हैदर अपने ऑफिस में बंद आंखों के साथ आरामदेह सोफ़े पे बैठा घुटने पे रखे हाथ को हरकत दे रहा था और इसके दाएं जानिब इसका खादम ख़ास करम दाद खड़ा था और परेशानी से अपने साहब को देख रहा था, क्योंकि इसे मालूम था कि इसका साहब ऐसे अंदाज में तभी बैठता है जब किसी को जहन्नम वासिल करना होता है। और वो सोच रहा था कि आज किसकी बारी होनी है। मीर सलार हैदर ने एकदम से अपनी काली घुड़सिया वाली आँखों को खोला और करम दाद पे गाड़ी तो वो बुखला के इधर उधर देखने लगा। दाद, आज रात के लिए स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए और ख़ास मेहमान को बुलावा भेज। तो मीर सलार ने एकदम से करम दाद को हुक्म दिया। बुलावे का मतलब किसी को उठाना है। जी साहब जी, जय साहब का हुक्म। करमदाद को पता था कि आज कल इसका साहब अफ़ान पे तपा हुआ था, जिसको मीर की 2-3 बिज़नेस डील का पहले ही पता चल गया था और वो डील्स ले उड़ा था। बस मालूम करना है कि इतनी हिम्मत किस में आ गई है जो बार बार गद्दारी कर रहा है और मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। मीर सलार बड़बड़ाया। जो हुक्म आपका। करमदाद जवाब दे के ऑफिस से बाहर निकल गया। वो मीर सलार हैदर था, बिज़नेस की दुनिया का बादशाह, जिसे हर उल्टी चाल को सीधा करना भी आता था और बिगड़े काम को संवारना भी। वो जब अपनी घूर से आंखों को उठा के देखता तो अगले बंदे को नज़रों से ही भस्म कर देता। इसकी आंखों में हर वक्त ही सर्द तासुर रहता था, जो अगले इंसान को इसकी औकात में ही रहने देता था। इसकी पर्सनैलिटी थी ही ऐसी कि कोई बात करते हुए लाख बार, चाहे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो या इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई बात करते हुए लाख बार सोचे। खड़ी मगरूर नाक और घनी स्याह मूँछों के नीचे अनाबी लब जो मुस्कुराने का हुनर कम ही जानते थे। वो जब चलता है तो अपने पाँव की धमक को ज़मीन पर छोड़ते हुए जाता है। वो जितना खुश शक्ल था उतना ही दुश्मनों के लिए बेरहम था। मीर सलार से भिड़ने के लिए इसके जैसे ही दिमाग की ज़रूरत होती है और वो दिमाग शायद ही किसी के पास हो। आज की ताज़ा खबर। आप सबकी नज़र तानिया ने लाउंज में आते ही अपना स्पीकर फाड़ा और लाउंज में बैठी सारी आवाम ने अपना काम छोड़कर इसे देखा जैसे वो वाकई न्यूज़ एंकर हो। यार जल्दी बता, ऐसी कौन सी न्यूज़ है? ये सदा की जल्दबाज निशा थी। अरे कुछ नहीं होना, बस बकवास ही करनी होगी। तानी ने महक ने मुंह बनाकर कहा। अरे सुन तो लो, क्या पता काम की खबर हो। ये वली की आवाज़ थी, जो तानी के हर काम को ठीक ही कहता है, क्योंकि इसे तानी दिलो जान से पसंद जो है। बस बस चुप कर जाओ तुम लोग, मैं जो खबर सुनाने लगी हूँ इसको सुन के तुम लोगों के मुंह खुल जाने हैं। तानिया ने धाड़ के कहा। तो बहन सुना दो या फिर 20 तोपों की सलामी दे, निशा ने जल के कहा। 20 नहीं 21 तोपों की सलामी होती है, मिशा ने फ़िक्रा सही करना लाजमी समझा। तुम लोग अपनी चख बंद करोगे? वली ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, सब ने मिलकर शोखी से कहा। तो सुनो, आज की ताज़ा खबर ये है कि बड़े पापा ने हमारी छोटी पप्पो को हॉस्टल में भेजने का फ़ैसला किया है। तानिया ने ड्रामाई अंदाज में बताया। क्या? ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। क़यामत आ सकती है मगर ये नहीं। सब ने अपनी अपनी बोली स्टार्ट कर दी। ये सच्ची खबर है और दादा ने भी हाँ कर दी है। तानिया ने जब ये कहा तो सबके मुँह खुल गए। अगर दादा ने हाँ कर दिया तो फिर ये सच्ची खबर ही है, मिशा ने जवाब दिया। और जिसके बारे में ये फ़ैसला किया गया है इसका क्या रिएक्शन है? तकी ने अहम नुक्ता उठाया। इसे तो फ़िलहाल पता ही नहीं है, तानी ने बताया। चलो जो भी होगा देखा जाएगा। वली ने महफिल बर्खास्त की। मीर सलार ने वाइट वला के सामने गाड़ी रोकी तो गार्ड ने जल्दी से गेट खोल दिया, वरना देर होने की सूरत में वह नौकरी से फ़ारग हो जाता। इसी वजह से पहले भी 3 गार्ड नौकरी गंवा चुके थे। वाइट वला को मीर सलार ने खुद से डिज़ाइन करके बनवाया था और वो देखने वालों को मबहूत कर देता था। इस वला में हर चीज़ ही सफ़ेद है, क्योंकि मीर को सफ़ेद रंग बहुत ही पसंद है। मीर ने गाड़ी से निकलकर सफ़ेद रूश पर कदम जमाए और घर की पिछली साइड की तरफ कदम बढ़ाए। वो इधर तब ही जाता था जब किसी को तकलीफ़ देनी हो। मीर अपनी सर्द आंखों के साथ पिछली साइड पर बने तहखाने में उतरने लगा। तहखाने को इस तरह डिज़ाइन किया गया था, चाहे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो या फिर किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में। तहखाने को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि देखने वालों को सिर्फ़ एक कमरा लगता था, लेकिन
लेकिन हकीकत में इसके अंदर से भी कमरे निकलते थे और इसमें भी तह खाने बने हुए थे और इस तरह का काम सिर्फ मीर सलाह कर सकता है और कोई नहीं। हाँ, दाद ने इससे कुछ बताया या मेरे आने का इंतज़ार कर रहा है? मीर ने अपनी सर्द आवाज़ में पूछा। नहीं साहब, कुछ नहीं बताया, दाद ने सर झुकाकर जवाब दिया। तो फिर तुम इसकी मेज़बानी कर रहे हो? मीर ने धाड़ के कहा। दफ़ा हो जाओ, जाते हुए दरवाज़ा लॉक कर देना। करम दाद सर झुकाते हुए चला गया। हाँ तो तुम सफ़ियान द ग्रेट गद्दार, तुम्हें लगा कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जिसे यही नहीं पता लगेगा कि मेरे बिज़नेस की खबरें बाहर कौन दे रहा है? मुझे दूसरी डील पर ही पता चल गया था, तीसरी तो सिर्फ कन्फर्म करने के लिए थी। मीर ने प्लास को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा। सर मुझे माफ़ कर दे, ये पहली बार हुआ है, आइंदा नहीं होगा। सफ़ियान ने रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहा। पहली बात तो यह है कि तुमने पहली बार नहीं किया, और दूसरी बात यह है कि गद्दारी के लिए मेरे डिक्शनरी में माफ़ी जैसा कोई लफ्ज़ नहीं, मीर ने सर्द आवाज़ में कहा। और एकदम से ही प्लास से कड़क की आवाज़ के साथ इसकी 5 उंगलियां तोड़ दी। इसके बाद तेज़ नोकदार चाकू से इसकी टांगों पर छोटे छोटे कट लगाए। सफ़ियान की चीखों की आवाज़ बाहर तक जाती अगर कमरे साउंड प्रूफ ना होते। कल फिर आऊँगा ताकि तुम मुझे अच्छी तरह याद रखो और भूले से भी ना द वन एंड ओनली भूल पाओगे, मीर सलार हैदर से वास्ता पड़ा हूँ। इसकी बंधी हुई कुर्सी को धक्का देते हुए मीर बाहर निकल गया। ल्यूसीफ़र और पीछे सफ़ियान की चीखें रह गई थी। अपने जन्नत जैसे बेडरूम में आकर मीर पहले फ़्रेश होने की नीयत से वॉशरूम में घुस गया। आरामदायक कपड़ों को पहनकर मुलाजमा को खाना लगाने का हुक्म दिया और ख़ुद न्यूज़ चैनल पर सर्चिंग करने लगा। मीर के चेहरे से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब वो कितना फ़्रेश और हशाश बशाश है। ये दुनिया है, यहाँ दर्द देकर राहत मिलती है लोगों को। सादिक खान अपने कमरे में नज़र का चश्मा लगाए किताब पढ़ने में मसरूफ़ थे जब दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई और वो दस्तक से ही पहचान गए थे कि बाहर कौन सी हस्ती है। आ जाओ बेटा, सादिक खान ने मुस्कुराते हुए इजाज़त दी। परियाम ने हल्का सा सर अंदर करके देखा कि कहीं अम्मा जान तो नहीं है। जब यकीन हो गया कि बाबा जान के अलावा कोई नहीं है तो आहिस्ता से कदम बाबा की तरफ बढ़ाए। सादिक खान ने नज़र का चश्मा उतारा और अपनी सबसे छोटी और प्यारी बेटी को देखा, जिसे देखते ही इन्हें परियाम की पैदाइश याद आ गई कि जब पता चला कि इनके घर में नन्हे मेहमान ने आना है तब वो अपने छोटे बेटे की भी शादी तय कर चुके थे और वो खुद पोतों और नवासों वाले हो चुके थे। ऐसे में ये खबर सब घर वालों पर बिजली बनकर गिरी। इसकी बीवी और सब घर वालों ने बहुत कोशिश की कि ये बच्चा ना हो, मगर सादिक खान की कस्मों और धमकियों की वजह से कुछ ना कर पाए। ऐसे में छोटे बेटे की शादी भी जल्दी कर दी और बेटी की भी। परियाम से पहले सादिक खान के 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़े वाले अदनान, इसकी शादी बीवी की भांजी नईमा से की। चाहे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना नईमा से की। इनके 4 बच्चे हैं, वली, मिशा, वसी और निशा। फिर हफ्सा, इसके भी 2 बच्चे हैं, मिशाल और सफ़ियान। इसके बाद अफ़ान, इसके भी 3 बच्चे हैं, तानिया, सानिया और तुकी। सबसे छोटा सलमान, इसके भी 2 बच्चे, महक और अली। फिर अक्सा, इसके भी 2 बच्चे हैं, नाजिया और नाइमा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक सादिक की बीवी नसीम को प्रेगनेंसी की खबर मिली। वो भी तब जब बड़े बेटे के 3, दरमियान वाले के 2 और बेटी के बच्चे भी पैदा हो चुके थे। परियाम की पैदाइश पर कोई भी खुश नहीं था, यहाँ तक कि इसकी माँ भी नहीं। भाई बहनें और भाभियाँ तो दूर की बात थी। परियाम की पैदाइश होने के बाद सब घर वालों ने ऐसा रवैया रखा जैसे घर में कोई नया इजाफा ना हुआ हो। बस ये कि इसके बाबा जान ही थे जो इसका ख्याल रखते, इसका फीडर बनाना, इसके कपड़े बदलना और हर चीज़ का ख्याल रखना। परियाम बचपन से ही अलग थलग और अकेली रहती थी, हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा अटक अटक के बोलती है। जी बाबा जान, परियाम ने आहिस्ता से कहा। परियाम की आवाज़ सुनते ही सादिक खान चौंके। आओ बेटा बैठो, बाबा ने सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसके बैठते ही बाबा ने गला साफ़ किया और आहिस्ता से बोले, बेटा आपका एडमिशन 3rd ईयर में हो गया है और कुछ दिनों तक आपको हॉस्टल भेज देंगे। परियाम ने घबरा के नज़रें ऊंची की लेकिन बोल कुछ नहीं पाई। बाबा को पता चल गया था कि वो नहीं जाना चाहती। वो तो घर में भी कमरे से बाहर नहीं निकलती। इंटर भी इसने प्राइवेट से पास किया और ऐसे में कमरे से सीधा हॉस्टल जाना परी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन वो वही सदा की बुज़दिल, कभी ना बोलने वाली आज भी चुप ही रही। बाबा जान भी क्या करें, अब बेटों और बहुओं के सामने नहीं बोल सकते। बाबा जान के बच्चों को ये बताते हुए शर्म आती है कि परी इनकी छोटी बहन है और इनके बच्चों से भी बड़ी छोटी उम्र की है। जो भी सामान लेना हुआ साथ जाके ले आएंगे, फिर हफ्ते तक हॉस्टल भी जाना होगा। बाबा ने परी का सर थपकते हुए कहा। ठीक है बाबा जान, मैं जाऊँ? परी ने जवाब देते हुए पूछा। जाओ बेटा जाओ, बाबा ने आहिस्ता से सर हिलाया। परी भागते हुए रूम में आई और ज़ोर से अपने बेड पर गिरी। वो यही सोच रही थी कि कहाँ आगे कैसे पढ़ेगी। इसकी पढ़ाई से जान जाती है और सोने पे सुहागा हॉस्टल में रहकर पढ़ना, पता नहीं ज़िंदगी किस मोड़ पर ले जाएगी और वो मोड़ अच्छा होगा या बुरा, ये तो फिर वक्त ही बताएगा, क्योंकि वक्त से अच्छा उस्ताद कोई नहीं होता।
दुनिया की रंगीनियों से सीखा ये सबक, इंसान भी आर्जी, जज्बात भी आर्जी। वो भी जिम और एक्सरसाइज से फारिग ही हुआ था कि अचानक सेल फ़ोन की रिंग ट्यून ने इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। इसने गुस्से से फ़ोन की तरफ देखा और सिक्योरिटी की कॉल देकर पिक की। हाँ बोलो, सुबह सुबह क्या मुसीबत आ गई है जो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रही? सलार ने गुस्से से चबा चबा कर कहा, जैसे अगर वह सामने होता तो ज़रूर 2-3 थप्पड़ खा चुका होता। जी सर, वो हमारी लंदन ग्रुप के साथ जो डेटिंग हुई थी उसकी फ़ाइल चोरी हो गई है और चाहे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो। सलार ने अपनी मखसूस सर्द आवाज़ को खींचा। और सर, उनको पता चल गया, इसलिए वो अपनी डेटिंग से इनकार कर रहे हैं और हमारे करोड़ों रुपए खाने के चक्कर में हैं। सेक्रेटरी अयाज़ ने मनमनाते हुए कहा, अयाज़ तुम्हें क्या लगता है मैं जो उतना बड़ा बिज़नेस रन कर रहा हूँ किस तरह से कर रहा हूँ? सलार ने इतनी बड़ी परेशानी वाली खबर के बरकस पूछा तो सेक्रेटरी भी घबरा गया कि सर को क्या हो गया है? सर, मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे यार, मुझ में कुछ तो ऐसा होगा जो मैं इतना बड़ा बिज़नेस चला रहा हूँ। सलार ने तबीयत के बरखिलाफ़ मज़ाहिया अंदाज में कहा तो अयाज़ को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि ये इसके काम करने के दौरान पहली बार हुआ है कि डेवल हंस के बात कर रहा है। जी बिल्कुल सर, अयाज़ ने अनसमझ अंदाज में जवाब दिया। तो फिर भी तुमने गद्दारी करने की कोशिश की? सलार ने धारते हुए कहा, जैसे अगर वो सामने होता तो अब तक इसके हाथों कत्ल हो चुका था। सर अयाज़ को एकदम शौक लगा कि सलार हैदर को कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगा कि तुम फ़ाइल चोरी करोगे मेरे ही ऑफिस से और मुझे ही पता नहीं लगेगा? मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने ऑफिस को कुछ ख़ास तो बनाऊंगा कि कोई आम शख्स ना घुस पाए। सलार ने सर्द आवाज़ में कहा, सर आई एम सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दे, बस आखिरी मौका दे दे, मैं सारी उम्र आपकी नौकरी करूँगा। अयाज़ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ओके तुम्हें माफ़ किया, बस सारी ज़िंदगी मेरी नौकरी करना। मीर ने सर्द आवाज़ में कहते ही कॉल काट दी और अब वो कोई दूसरा नंबर डायल कर रहा था। कॉल पिक होते मीर सर्द आवाज़ में बोला, दाद, मुझे 1 घंटे तक ये खबर मिलनी चाहिए कि अयाज़ दोनों टांगों से मजबूर हो चुका है और फाइल रिकवर करो, इसके अलावा मेरी लंदन की फ़्लाइट बुक कराओ। जी साहब, आपको खबर मिल जाएगी, लेकिन साहब, आज तो आपने हवेली जाना था बट लंदन जाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साहब, हवेली में भी तो छोटे सरकार के बेटे की मंगनी है। करमदाद, सलार ने चुपते हुए दाँत को टोका। जी साहब जी, करमदाद ने गड़बड़ा कर जवाब दिया, मेरे लिए फ़ैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बिज़नेस? फैमिली को तो इसने 6 साल पहले ही छोड़ दिया था जब वो 22 साल का था। बड़े सरकार, अब्बा ने इसे सियासत में शामिल होने को कहा और मीर ने बिज़नेस को तरजीह दी। इस बात पर बड़ी बहस हुई और मीर को हवेली से निकल जाने को कहा तो मीर ने उसी दिन हवेली को छोड़ के शहर में बसेरा किया और आज वो मुल्क का नामवर बिज़नेसमैन है। साहब जी, बिज़नेस? करमदाद ने डरते डरते कहा, तो फिर लंदन के लिए फ़्लाइट बुक कराओ, बहस क्यों कर रहे हो? सलार ने सर्द आवाज़ में कहा, जी साहब जी, जैसा आपका हुक्म। करमदाद ने मौतबाना आवाज़ में जवाब देकर खुदा हाफिज़ कहा। हुक्म भी मानना है और बहस भी करनी है करमदाद, ये तुम ही कर सकते हो। सलार बड़बड़ाया, हाँ, ये मासूम और गद्दार लोग सुबह सुबह मूड ख़राब कर देते हैं। सलार सर झटकते हुए फ्रेश होने चल दिया क्योंकि इसे अब लंदन के लिए भी निकलना था। परियाम को सुबह ही बाबा ने बताया था कि आज शाम तक हॉस्टल के लिए निकलना है, तो जो बाकी तैयारी रह गई है वो अपनी मुकम्मल कर ले। परियाम को इंतज़ार था कि आज शायद अम्मा जान और इसके भाई मिलने या फिर भेजने ही आ जाए, लेकिन किसी ने आना था और ना चाहे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकिन किसी ने आना था और ना कोई इसके रूम में आया, इसलिए वो उदासी से बैठी, कभी हाथों के नाखून कतरने लग जाती या फिर इनको ज़ोर से रगड़ने लग जाती। इस तरह करते पूरा दिन गुजर गया और शाम भी हो गई। इतने में बाबा जान ने दरवाज़े पर दस्तक दी और परी को बुलाया। परी बेटा आज? जी बाबा आई। बाबा को पता था कि इसने कुछ नहीं करना, इसलिए सारी पैकिंग खुद करके ड्राइवर के हाथों गाड़ी में सामान रखवा दिया था। परी ने आखिरी नज़र कमरे पे डाली और बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठने से पहले इसने पीछे मुड़ के लाजमी देखा जैसे कोई इसको खुदा हाफिज़ कहने आएगा। बाबा ने जब परी को इस तरह देखा तो नरमी से बोले, बैठ जाओ परी, गाड़ी में सारे घर वाले बेहिस हैं। बाबा जान बड़बड़ाए। परी बेदिली से गाड़ी में बैठी और बाबा जान के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। परी, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए मोबाइल लिया है, अब हम रोज़ बात किया करेंगे। बाबा ने परी को खुश करने के लिए मोबाइल दिखाया। परी ने मोबाइल लेकर बेदिली से एक तरफ रख दिया। फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा उदास और डरी हुई थी। बाबा ने जब परी को इस तरह देखा तो समझाना लाजमी समझा, परी बेटा, डरना बिल्कुल नहीं, दिल लगा के पढ़ना और सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छे नंबर लेने हैं। बाबा तुम्हारे साथ ही हैं। बाबा ने परी के सर पर हाथ रखते हुए समझाया। जी बाबा जान, परी ने आहिस्ता से जवाब दिया। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्टल के सामने पहुँच गए। ये लो भाई, परी का हॉस्टल भी आ गया। बाबा ने हंसते हुए परी की तवज्जो हॉस्टल की तरफ की। परी ने बेदिली के साथ अपनी नज़रों के सामने खड़ी इमारत को देखा और गाड़ी से बाहर निकली। बाबा जान और वो हॉस्टल के अंदर चले गए और पीछे ड्राइवर परी का सामान निकाल के लाने लगा।
जो राज न रख सके वो हम राज बदल दो, तुम खेल वही खेलो लेकिन अंदाज़ बदल दो। अभी मीर सलार लंदन में अपने अपार्टमेंट के अंदर पहुंचा ही था कि सेल फ़ोन रिंग करने लगा। इसने बेदिली से कॉल पिक की। हाँ करमदाद बोलो, अब क्या मसला है? मुझे कभी तो सुकून का सांस लेने दिया करो। साहब अयाज़ का काम तमाम कर दिया है लेकिन वो फ़ाइल के बारे में नहीं बता रहा। दाद ने डरते डरते बताया। तो दाद इसकी कोई कमज़ोरी ढूंढो ना, अब ये भी मैं बताऊं? सलार ने बेलचक अंदाज में कहा। जी साहब, ढूंढने की कोशिश की है मगर इसकी कोई कमज़ोरी नहीं है, दाद ने बेचारगी से जवाब दिया। तो इसका मतलब हमारे पास आखिरी हल ही बचता है, सलार ने सर्द आवाज़ में कहा। जी साहब, समझ गया आपकी बात, अब काम होते ही आपको खबर करता हूँ। करमदाद ने सर हिलाते हुए कॉल काट दी। पता नहीं लोग अपनी कमज़ोरी क्यों नहीं रखते। अब हम जैसे मजबूर और लाचार बंदे फैमिली को कमज़ोरी ना बनाएं तो और क्या करें? मीर ने बड़बड़ाते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ सेलफोन को पॉकेट में घसीटा और गुनगुनाते हुए बेडरूम में घुस गया। परी ने जैसे ही हॉस्टल के रूम में कदम रखा, कोई चीज़ उठा करके चेहरे पे बजी और फुल वॉल्यूम में गाने के बोल इसके कानों में पड़े। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, राज ये इसने मुझ पे खोला कि इश्क मोहब्बत जिसके दिल में इसको पसंद करता है वो मौला मेरा दिल, यही मेरा मौला यार। परी ने आंखें घुमा के देखा तो इसकी हम उम्र लड़की उछलती कूदती नज़र आई। चाहे इंटरनेशनल इस लड़की ने भी परी को मुड़ के देखा और भागती हुई परियाम के पास आई और इसके चेहरे को हाथ लगा के देखने लगी, जैसे यकीन करना चाहती हो कि ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगा। ओ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है, आपको ज़ोर से तो नहीं लगा? इस लड़की ने मस्कीन से शक्ल बनाई। नहीं लगी, इट्स ओके, परियाम ने इसके हाथ पीछे करते हुए कहा। तो थैंक गॉड, वरना मैं तो डर गई थी कहीं अब आप गुस्से में मेरे बाल ना उखाड़ लें। एक्चुअली आप ही ने बताया था हॉस्टल में लड़कियां छोटी छोटी बात पर लड़ने लगती हैं, इसने हंसते हुए बताया। नहीं, अब परी को कौन सा हॉस्टल में रहने का तजुर्बा था, परी ने आहिस्ता से जवाब दिया और आगे बढ़ना चाहा जब इस लड़की ने परी का रास्ता रोका। हाँ ओके, बाय द वे मेरा नाम हाना है और मेरे घर वाले मुझे प्यार से हानी कहते हैं। अब आप इतनी खूबसूरत और क्यूट है तो आप भी मुझे हानी कह सकती हैं, हानी ने परी के सुर्ख गाल छूते हुए कहा। ओके, हाय अल्लाह, मैं कैसे रहूँगी इसके साथ, परी ने दिल में सोचते हुए जवाब दिया। बट आपने अपना नाम तो बताया नहीं, हानी ने मासूमियत से कहा। मेरा नाम परी है, परियाम। ओ बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। हानी ने फिर से परी के फूले हुए गाल खींचते हुए कहा। मैं सामान रख लूँ कबर्ड में? परी ने डरते डरते हानी से पूछा, जैसे वो रूम की मलका हो और परी गुलाम। हाँ मेरी जान, ये तुम्हारा भी कमरा है, हानी ने हंसते हुए परी से कहा। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे मुँह फाड़ के जान कह दिया। परी ने ब्लश होते गालों के साथ अपना सामान रखने लगी। नहीं मतलब जान कहने पे इतना कौन शर्माता है? अब परी को किसी ने पहली बार जान कहा है, वो तो शर्माएगी ना। एक दुनिया हमें ख़राब मिली, एक दुनिया को हम ख़राब मिले। अभी वो एयरपोर्ट से बाहर ही निकला था जहाँ दूर से इसे करमदाद गाड़ी के पास खड़ा नज़र आया और वो सामान को खींचता गाड़ी के पास पहुँचा। करमदाद को सामान पकड़ाता खुद गाड़ी की पिछली सीट पर आरामदेह अंदाज में बैठा। करमदाद सामान को गाड़ी में रखता जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा। करमदाद, मीर ने बंद आंखों से दाद को पुकारा। जी साहब जी, दाद ने ताबेदारी से जवाब दिया। गाड़ी को घर के बजाय अफंदी वला की तरफ मोड़ो। मीर ने आहिस्ता से दाद को हुक्म दिया। जैसा आपका हुक्म मीर साहब, गाड़ी को अफंदी वला की तरफ मोड़ते हुए जवाब दिया। करमदाद जानता था मीर सलार हैदर अफंदी हाउस तब जाता है जब वो अपनी फैमिली को याद करके थोड़ा अफसरदा या गमगीन होता है, और अफंदी हाउस वो घर है जहाँ मीर का भाइयों जैसा दोस्त रवाज़ अफंदी रहता है। वो वहाँ जाकर मीर अपना हर गम भूल जाता है। जब मीर ने हवेली को खारबाद कहा था तब इन लोगों ने मीर को मेंटली ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। अफंदी हाउस के आते ही करमदाद की सोचों को भी ब्रेक लगा। अब तुम घर चले जाओ दाद, मैं खुद आ जाऊंगा रवाज़ के साथ। मीर ने गाड़ी से निकलते हुए दाद को मुखातब किया। दाद सर हिलाते हुए गाड़ी मोड़ने लगा। अफंदी हाउस के गार्ड ने मीर को देखते ही गेट खोल दिया। मीर ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, सामने ही सोनिया, रवाज़ की बहन, सीढ़ियों से उतरती नजर आई। सोनिया की नज़र भी फ़ौरन सलार पर पड़ी तो वो भागते हुए सलार के पास आई। हाय हैंडसन, लॉन्ग टाइम नो सी, इतने दिनों के बाद हमारी याद कैसे आ गई मिस्टर खड़ूस को? सोनिया ने मीर से मिलते हुए शिकवा किया। हम जैसे गरीब लोग फिर भी याद कर लेते हैं, आप जैसे शहंशाह बंदों को तो ये तौफीक भी नहीं होती। मीर ने रवाज़ को आते देखा तो सोनिया के बालों को हाथ से बिखेरते हुए फिक्रा कसा। रवाज़ ने आते ही मीर को ज़ोर से गले लगाया और बोला, बस हम तुम्हें ना जानते होते तो मान लेते कि तुम गरीब बंदे हो। अब बंदे को इतनी लंबी भी नहीं छोड़नी चाहिए कि यकीन करना ही मुश्किल ही नामुमकिन हो।
और नहीं तो क्या, मैं मजबूर बंदा अपने घर को छोड़कर बार बार तुम लोगों के दर पे आ जाता हूँ। मीर ने सोफ़े पर बैठते हुए कहा। तो इसलिए कहती हूँ घर पे ऐसी कोई मसरूफियत ले आओ ना जो घर से बाहर जाने ही ना दे। यार मैं तो अभी ले आऊँ, तुम्हारे भाई को कोई लिफ्ट नहीं करवाता, मीर ने बेचारगी से कहा। और मेरे यार तू बस कर दे, अगर तुझे कोई लिफ्ट नहीं करवाता तो हम जैसे गरीबों का अल्लाह हाफिज़, रवाज़ ने मीर के बाजू पर मुक्का मारते हुए कहा। और पता है सोनी, पिछले हफ्ते मिस्टर सुहेल ने जो बिज़नेस पार्टी दी थी इसमें क्या हुआ? रवाज़ बोल ही रहा था कि सोनिया दरमियान में रवाज़ को छेड़ते हुए बोली, क्योंकि वो अक्सर ही पता है अल्फाज बोल जाता है। नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता, मैं तो इस पार्टी में नहीं थी ना। वो ही बता रहा हूँ बदतमीज़, रवाज़ ने गड़बड़ाकर सोनी को कहा, जबकि इस दौरान मीर और सोनिया हंस कर पागल हो चुके थे। ओके बताओ, सोनी हाथ उठाते हुए बोली, वरना शायद वो बात ही ना बताए। ये तो हुआ ये कि इस पार्टी में ब्यूटीफुल लड़की मीर के पास आई और बोली, हाय हैंडसम। आगे से मिस्टर कहते हैं, हैंडसम मुझे एक ही लड़की बुलाती है और वो बहरहाल तुम नहीं हो। इसके बाद मीर को कहती, कभी हमारे साथ भी कॉफ़ी पीने चले तो जनाब कहते हैं कॉफ़ी हमेशा तन्हाई में पीता हूँ। तब तो इस लड़की का चेहरा देखने वाला था, तौबा अल्लाह माफ़ करे। इसके बाद भी वो हिम्मत नहीं आ रही, बेचारी ने चाय की ऑफ़र कर दी तो मसूफ़ का जवाब सुना, चाय मैं जब डिप्रेस होता हूँ तो पीता हूँ, अब तुम्हारे साथ डिप्रेस होकर तो जाने से रहा। हाँ, मैं स्मोकिंग दूसरों के साथ कर लेता हूँ, अगर कभी करने का इरादा हो तो बताइएगा। इसके बाद वो लड़की हमारे आस पास नज़र नहीं आई, रवाज़ ने हंसते हुए बताया। ओ माय गॉड मीर, ये बातें भी कोई लड़कियों से करता है? सोनिया ने हंसते हुए और अफसोस से मीर की तरफ देखा। यार तो मैंने कौन सा लड़कियों के साथ बातें करने की डिग्री ली हुई है? मीर ने सर झटकते हुए कहा। मीर, आपने सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है, आपको कोई नहीं बदल सकता। नहीं सोनी, क्या पता कोई ऐसी हो जो मीर सलार हैदर को बदल दे। रवाज़ ने मीर की तरफ मज़ाहिया अंदाज में देखते हुए कहा। रवाज़ साहब, फ़िलहाल तो कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मीर सलार हैदर को बदल दे। अगर ऐसा हुआ तो मीर इसकी ज़िंदगी बदल देगा, मीर ने दो टोक अंदाज में कहा। ज़िंदगी दूर खड़ी एकदम से मुस्कुराई, जैसे वो यही बात बहुत जल्द मीर के मुंह पर मारने वाली हो, क्योंकि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तुम दोनों ने सिंगल ही मरना है। मैं बुआ को डिनर का कह के आती हूँ, मम्मा पापा आंटी के घर डिनर करके आएंगे। सोनिया ने किचन की तरफ जाते हुए जल के कहा। मैं तो बहुत जल्द किसी को पटा लूँगा, तुम्हारे मीर की कोई गारंटी नहीं दे सकता। रवाज़ ने पीछे से हाँक लगाई। अब पीछे मीर के थप्पड़ थे और रवाज़ की गद्दी थी। मेरी खामोशियों को माफ़ करना, मैं जवाब हूँ बस लाजवाब का। परी जल्दी से उठ जाओ, कॉलेज से लेट हो जाना है तुमने, हानी ने परी का बिस्तर खींचते हुए कहा। हाँ हानी, आज मैं नहीं जा रही। परियाम ने हानी को चीखने की वजह से आहिस्ता से बोली, पर हानी को चीखने से कौन रोक सकता था कि क्या? हानी ने चीख कर परी की तरफ देखा। परियाम मैडम, तुम पिछले 2 हफ्तों से गिनती के 1-2 बार कॉलेज गई है और आज भी तुमने नहीं जाना। आज तो तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ के जा सकती। हमने बाज़ार से कुछ किताबें लेनी हैं तो आज हमने छुट्टी के बाद वहाँ जाना है। हानी ने परी को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। बाज़ार? फिर मैं नहीं जा रही, परी ने बिस्तर से दराज होते हुए कहा। हानी को इतने दिनों में पता चल गया था कि वह हजूम वाली जगहों से घबराती है, इसलिए वो क्लासेस भी छोड़ देती है। पर हानी को परियाम इतनी प्यारी और मासूम लगती है कि वो परी को कॉन्फिडेंट लड़की बनाना चाहती है। जा तो वो क्लास फेलो के साथ भी सकती है, पर हानी पर परी को साथ लेकर ही जाना है। अगर तुमने नहीं जाना तो मैं भी नहीं जा रही। सुबह मैम पूछेंगी तो बता दूँगी मेरे साथ बाज़ार जाने वाला कोई नहीं था। हानी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नहीं, तुम जाओ, मैं कुछ कर लूँगी, परी ने सर में खर्च करते हुए बोली। जब भी परी परेशान या शर्मिंदा होती यूं ही सर में खारिश करने लग जाती। मैंने कहा ना, मैं भी नहीं जा रही। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे बातें करती रहती हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ। तुम्हें तो मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हानी ने परी को ब्लैकमेल करने के लिए काफ़ी गुस्से से बातें सुनाई और परियाम सदा की भोली ब्लैकमेल हो चुकी थी। हालांकि परी ने कभी भी हानी को अपने साथ बातें करने के लिए नहीं कहा, वो तो खुद 2-4 लफ्ज़ बोल के चुप हो जाती है। ये तो हानी है जो हर वक्त पटर पटर बोलती रहती है। मैं चल रही हूँ ना कॉलेज, परी ने हानी के गुस्से से डरते हुए कहा। यह हुई ना मेरी बात मेरी जान। हानी ने जल्दी से खड़े होते परी को घुमाया। वल्लाह कैसे मुंह फाड़ के जान कह देती है ये हानी भी ना। परी ब्लश होते गालों के साथ दिल में सोचते हुए तैयार होने चल दी। अभी परी और हनी क्लास लेने के बाद कॉलेज की पार्किंग से गुजर ही रही थी कि दूसरी तरफ से मोड़ काट कर आती गाड़ी के नीचे आने से बाल बच गई और गाड़ी में बैठा रवाज़ भी एकदम परेशान हुआ। वो सोनी को कॉलेज से ड्राइव करने की गैर मौजूदगी की वजह से पिक करने आया था। हानी ने गुस्से से गाड़ी की तरफ देखा और गाड़ी की तरफ बढ़ते परी ने इसके बाजू को खींचकर रोकने की नाकाम कोशिश की थी, मगर वो
हानि है यार, किसी को न छोड़ने वाली। ए मिस्टर, शीशा नीचे करो, हानि ने शीशा बजाते हुए कहा। और सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था आगे से गर्ल्स गुजर रही हैं। रवाज़ शर्मिंदा होकर बोला। मिस्टर, अंदाज़े की बात ना ही करो तो अच्छा है, मुझे पता चल गया था सामने वाले को गाड़ी नहीं चलानी आती। हानि बाजू ऊपर करते बोली। क्या मतलब है आपकी इस बात का? रवाज़ ने भी शर्मिंदगी को भुलाते हुए कहा। मतलब ये कि मुझे देखते ही अंदाज़ा हो गया था किसी को पहली बार गाड़ी मिली है और वो शौक़ी से चलाते हुए आ रहा है। हानि ने नाक चढ़ा के कहा और ऐसे करते रवाज़ को इतनी अच्छी लगी कि रवाज़ का दिल किया वो अपना सारा गुस्सा भूल जाए, मगर बदतमीज़ लड़की को तो जवाब देना भी तो था। देखो लड़की, मैं 18 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा हूँ, तुम इस तरह से नहीं बोल सकती। रवाज़ थोड़ा तहम्मुल से बोला। फिर तो ये बात आपको शर्म के मारे किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो क्यों भला? वो इसलिए कि आपके लिए कितनी शर्म की बात है, 18 साल की उम्र से गाड़ी चला रही है और बुढ़ापे तक गाड़ी चलानी नहीं आई। हानि ने राजदाना अंदाज में कहा। इस दौरान परी हानि का बाजू पकड़कर खींचने में लगी हुई थी। रवाज़ गुस्से से इतना ही कह सका, एक तो गाड़ी का ताना, दूसरा बुढ़ापे, इसे समझ नहीं आ रही थी कहे तो क्या कहें। और नहीं तो क्या, मुझे देख लो, 1-2 बार सीखी है और अब बहुत अच्छे से चला लेती हूँ, हानि ने फ़ख्र से कहते हुए इसे चिढ़ाया। और मुझे बताने का मकसद? रवाज़ ने तंज़िया पूछा। आपको इसलिए बताया कि कुछ तो शर्म कर लें, आपकी बेटी की उम्र की होने के बावजूद आपसे अच्छी गाड़ी चला लेती हूँ, आप भी थोड़ा ड्राइविंग पे ध्यान दें। इससे पहले कि रवाज़ इसकी बात समझता, परी इसको खींचने में कामयाब हो गई थी और रवाज़ गाड़ी में बैठा अपने बुढ़ापे और बेटी की उम्र सोच रहा था। मीर इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हंसते हुए रवाज़ की तरफ देख रहा था। हाँ, तुम बेशर्मों की तरह हंस लो, तुम्हें इसीलिए बताया है ना कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। रवाज़ ने गुस्से से मीर की तरफ देखा। यार, मेरी ऐसे मजाल कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊँ? ये काम तो तुम्हारी बच्चे की उम्र की लड़की कर सकती है। मीर ने हंसते हुए कहा। रवाज़ का कसूर इतना है कि इसने आते ही अपने साथ हुए हादसे को मीर को बता दिया और तब से मीर की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। नहीं मतलब मैं इतना बुढ़ा लगता हूँ, इसने ख़ुद को मेरी बच्ची की उम्र का कह दिया। रवाज़ ने परेशानी से मीर से पूछा। यह सवाल तो तुम्हें उस बच्ची से पूछना चाहिए था जिसने रवाज़ अफंदी को बूढ़ा कर दिया। उससे तो मैं पूछ लूँगा, कभी मुझे मिले तो सही। रवाज़ ने पुरसोच अंदाज में कहा। बस पहले काफ़ी नहीं हुई जो अभी और भी करवानी बाकी है? मीर ने तंज़िया पूछा। हाँ, तुम तो बातें कर सकते हो, तुम्हारे साथ ऐसा होता ना तो मैं पूछता। रवाज़ ने गुस्से से मीर की तरफ देखा। पहली बात तो ये कि मैं अपने साथ ऐसा करने वालों का मुंह तोड़ दूँ और ना आई नो, दूसरी बात, मुझे देखते सारी बातें वैसे ही भूल जानी। यू एम हैंडसम अंडर हॉट। अब कोई मुझे बाप तो नहीं कह सकता। मीर ने पहले 2 टोक अंदाज में फिर हंसते हुए कहा। हाँ, इसलिए सारी लड़कियां मुझे छोड़कर तेरी तरफ भागती हैं और मिलता इनको फिर भी कुछ नहीं। रवाज़ ने भी हंसते हुए जवाब दिया। अच्छा, अब वो काम बता जिसके लिए तू मेरे पास आया है। सलार सीरियस होते वो बोला। वो लड़कियों के ज़िक्र पर ऐसे ही सीरियस हो जाता है। अच्छा बॉस, बताता हूँ, लड़की के नाम पर ऐसे चिढ़ता है जैसे तेरे साथ किसी ने बेवफाई की हो। रवाज़ ने भी चिढ़ते हुए कहा। रवाज़ भी सीरियस, नहीं तो अपनी ऑफिस से धक्के देते हुए निकालूंगा, मीर ने वार्निंग देते हुए कहा। और कुछ बैद नहीं था वो ऐसे कर भी देता, क्योंकि वो 1-2 बार रवाज़ को अपने घर से निकाल चुका था। रवाज़ को मजबूरन सीरियस होकर मीर को बिज़नेस की बात बतानी पड़ी। हानि, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? परी पिछले 2 घंटों में 50 बार ये बात दोहरा चुकी थी। वो जब से हॉस्टल पहुंची है तब से खड़े होकर या फिर बैठकर बस यही एक बात दोहराई जा रही है। परी, खुदा का वास्ते चुप कर जाओ। अगर वो नहीं भी सोच रहा होगा, तुम बार बार बोलकर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दोगी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है और इसकी माफ़ी भी नहीं है। हानि ने परी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, तो तुम यही सोचो ना। क्या परी, अब मैं यही सोचती रहूँगी? मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक यही चीज़ रह गई है। हानि ने भी यकीनी से परी को देखा। नहीं, लेकिन तुम शर्मिंदा भी नहीं हो? परी ने बेचारगी से कहा। देखो मेरी जान, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए तुम यूँ परेशान होती रहो। हानि ने परी के चेहरे को हाथों में लेके कहा। ओके, बट तुम मुझे ये तो ना कहो। परी ने ब्लश होते हुए गालों को रगड़ा। हानि को पता चल गया था कि वो उसके जान कहने की बात कर रही है। हाँ मैं ये ना कहूँ तुम्हें, मगर लाल गुलाबी गाल इतने अच्छे लगते हैं कि बार बार जान कहने को दिल करता है। हानि ने परी को छेड़ते हुए कहा था। तुम बहुत बेशर्म हो परी। शर्मा कर बिस्तर में घुसे। और तुम बहुत हसीन और बहुत ही मासूम हो। हानि ने अपने सेल पर आती आपी की कॉल अटेंड करते हुए बोली। परी को पता था वो अब अपनी आपी को पूरे दिन की रवाद और परी की ढेर सारी तारीफ़ करने के बाद ही कॉल बंद करेगी और इतने में वो खुद नींद पूरी कर लेगी। मिलावट का दौर है साहब, हाँ में हाँ मिला लिया करो।
मीर ने अभी ऑफिस में कदम रखा ही था कि सेल फ़ोन की रिंग ने इसे अपनी जानब मुतवज्जा किया। हाँ बोलो दाद, क्या बात है? मीर ने कॉल पिक करके सेल फ़ोन कान से लगाया। साहब जी, राना साहब के साथ जो ज़मीन की डेकिंग हुई थी, अब वो इससे इनकार कर रहा है, करमदाद ने मोतबाना अंदाज में कहा। और तुमने राना साहब को इनकार की वजह मालूम की है? सलार ने माथे को रगड़ते हुए कहा। जी साहब, पता चला है कि अफ़ान खान ने राना साहब को हमसे ज़्यादा पैसे देने का लालच दिया है और राना जी भी लालची हो गए हैं। जी साहब जी, तो फिर दाद इस लालच को ख़त्म करना पड़ेगा। मीर ने चेयर हिलाते हुए कहा। जैसा आपका हुक्म। 1 मिनट दाद, मुझे खुद राना से मिलने दो। इसे मीर सलार हैदर को भी तो जानना चाहिए कि मीर सलार हैदर क्या चीज़ है। इसके बाद ज़मीन की डेकिंग भी हो जाएगी। मीर ने कुछ सोचते हुए कहा। तो साहब, मैं मुलाकात का इंतज़ाम करवाता हूँ। दाद, क्या रखना हजूम वाली जगह ना हो, तुम जानते हो मेरा गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। जी साहब, आपकी पसंदीदा जगह होगी, दाद ने समझते हुए जवाब दिया। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं राना साहब से। ओके साहब जी। अफ़ान खान, बहुत ऊंचा उड़ रहे हो तुम, पर तो मैं खुद काटूंगा। बस थोड़ा सब्र कर लो, पहले इस राना से निपट लो। फिर बड़बड़ाते हुए लैपटॉप खोलने लगा। अब तेरा जिक्र होने पे हम ला हौल वला कुव्वत पढ़ते हैं। मिस्टर नुमान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे यकीन है आपके साथ बिज़नेस डील हमें बहुत फ़ायदा देगी। रवाज़ ने रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए कहा। आज रवाज़ की मिस्टर नुमान के साथ मीटिंग थी जो बखूबी अंजाम तक पहुंची थी। जी बिल्कुल, मुझे भी यकीन है कि हम साथ मिलकर अच्छा बिज़नेस करेंगे, मिस्टर नुमान ने खुशदिली से जवाब दिया। ओके, कल मीर के ऑफिस में फ़ाइल डील कर लेंगे। रवाज़ हाथ मिलाते हुए अपनी गाड़ी की जानब बढ़ा। गाड़ी को अनलॉक करते हुए इसकी नज़र सड़क के पार गई तो रवाज़ वहीं स्टिल हो गया, क्योंकि सामने ही वही लड़की अपनी दोस्त के साथ खड़ी नज़र आई जिसने कुछ दिन पहले इसकी इंसल्ट की थी। जिस शाहकार का था इंतज़ार, वो शाहकार आज नज़र आ ही गया। रवाज़ ने मुस्कुराते हुए गाड़ी इनकी तरफ मोड़ी, इनके करीब जाके रोकी। हाय गर्ल्स, रवाज़ ने गाड़ी से निकलते हुए कहा। परी और हानी ने परेशानी से रवाज़ की तरफ देखा। हानी पहले ही परी को बड़ी मुश्किल से शॉपिंग करने के लिए साथ ले आई थी। ऊपर से शॉपिंग मॉल में 2-3 लफंगे लड़कों ने परी को छेड़ा तो वो डर के मारे कहीं और जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दोनों हॉस्टल में वापस जाने के लिए शॉपिंग मॉल से बाहर ही निकली थी कि ऊपर से ये मुसीबत नाज़िल हो गई। परी ने तो बाकायदा हानि का बाजू पकड़ लिया। मैं यहाँ से गुज़र रहा था कि अब दोनों नज़र आ गई। सोचा आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहूँ, मुफ्त में जो बांटती रहती हैं। रवाज़ ने हानि को देखते हुए तंजिया कहा। आप कौन? हम तो नहीं जानते। इस तरह सड़क पर लड़कियों को छेड़ती है, आपको शर्म नहीं आती? हानि ने रवाज़ से छुटकारा पाने के लिए कमाल मासूमियत से कहा। तो परी ने हैरानी से हानि को देखा, जैसे इसका दिमाग तो सही है। बट आप मुझे नहीं जानती। रवाज़ ने कसम दूसरा फिक्रा नज़रअंदाज करते हुए हैरानी से हानि की तरफ देखा। क्यों, आप कोई मिनिस्टर हैं जिसे हर कोई जानता है? नहीं, मैं वो हूँ जो उस दिन, अभी रवाज़ बोल ही रहा था जब हानि ने इसकी बात काटी। हाँ मालूम है। अब तुम लफंगों की तरह वो मुलाकात याद दिलाओगे जिसका कोई वजूद भी ही नहीं होगा, और फिर बोलोगे कि आप मुझे पहली नज़र में पसंद आ गए और मेरी रातों की नींदें उड़ गई वगैरह वगैरह। हेलो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला था। मैं तो तुम्हें क्योंकि ये बातें मैंने कह दी हैं इसलिए तुम हमारे सामने ख़ुद को शरीफ बनाओगे। हानि ने एक बार फिर रवाज़ की बात काट दी। और मैडम, मैं ऑलरेडी शरीफ हूँ और आपके सामने बनने की ज़रूरत नहीं मुझे, रवाज़ ने तिलमिलाते हुए कहा। आहो, हर आवारा शख्स अपने बारे में यही बयानबाजी करता है। हानि ने यह कहते हुए परी का हाथ थामा और सड़क क्रॉस कर गई। पीछे रवाज़ सिर्फ गुस्से से दांत पीस कर रह गया। मैं रवाज़ अफंदी, जो अपने सर्कल में बहुत शरीफ और हैंडसम है, तुम्हें आवारा और लफंगा लगता हूँ? तुम्हें तो मैं अब की बार नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मिल जाओ। रवाज़ दांत किचकिचाते हुए गाड़ी में बैठा। लोग अच्छा नहीं समझते यार, मैंने अच्छा बन के भी देखा है। मीर राना साहब से मिल के और इससे सिग्नेचर करवाने के बाद रात को 9 बजे वाइट विला पहुंचा था। फ्रेश होने के बाद सिर्फ बनियान ट्राउज़र में बालों को तौलिए से रगड़ता बाथरूम से बाहर निकला। बनियान में भी इसके कसरती जिस्म वाज़ेह हो रहा था। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत मर्द है जिस पे कोई भी लड़की फ़िदा हो सकती है। दरवाज़े पर होती दस्तक ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। यस कम इन, मीर ने भारी आवाज़ में जवाब दिया। इस्लाम साहब। करमदाद ने कमरे में दाखिल होते इस्लाम किया। वालेकुम अस्सलाम। करमदाद, कहो कैसे आना हुआ? मीर ने बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। साहब, हवेली से बड़ी बी साहिबा की कॉल आई थी कि अम्मा जान 2 दिन बाद आप अपना चेकअप करवाने के लिए शहर आ रही हैं, तो आप इनसे हॉस्पिटल में ही मिलने चले जाइएगा। दाद ने मौत बन अंदाज
में कहा। 4 साल पहले मीर की अम्मा जान को किडनी प्रॉब्लम हुई थी, तब वो शहर आई थी और मीर से भी तब ही मिली थी, लेकिन इसके बाद अम्मा जान की किडनी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई थी, मगर मीर की डॉक्टर को धमकी के बाद वो मीर को मिलने के लिए हर महीने बगैर किसी वजह के चेकअप करवाने आती हैं, और इस बात को सिर्फ मीर अम्मा जान, बड़ी बीबी और दाद ही जानते हैं। ठीक है दाद, मैं मिल लूँगा, इस दिन की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और बाबा जान को किसी तरह बिज़ी करवा देना, मीर ने माथा मसलते हुए कहा। जैसा आपका हुक्म साहब जी। बड़ी बीबी साहिबा ने कहा है कि गुड़िया को भी टाइम निकाल के मिलने जाइएगा, दाद ने जवाब देते हुए बताया। तुम्हारी बड़ी बीबी मुझ पे कुछ ज़्यादा हुक्म नहीं चलाती? मतलब जिस मीर सलार के हुक्म पर लोग चलते हैं वो मीर तुम्हारी बड़ी बीबी के आगे कुछ भी नहीं है, मीर ने सर खुजाते हुए कहा। जी साहब जी, दाद ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए सर नीचे किया। ठीक है दाद, फिर कल मिलते हैं, मीर ने दाद को जाने का इशारा कहते हुए कहा। हाँ, कितने साल हो गए हैं हवेली से दूर हुए और गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है कि पढ़ने के लिए शहर भी आ गई है और मुझे खबर ही नहीं है। मीर अपनी बेखबरी पर अफसोस करते हुए किसी को कॉल में लेने लगा। सुलझा हुआ ज़रूर हो, मगर उलझने से गुरेज कीजिए। तो हमसे दूर सही, हमारी अमान में है, हम खुद में तेरे सदके उतारते हैं। यार हानि तुम्हारे साथ अब मैं कहीं नहीं जा रही, परी ने हानि को इनकार करते हुए कहा, जो सुबह से कहीं बाहर जाने के लिए परी की मिन्नतें कर रही थी। परी यार क्या हो गया है, इतना डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होता, बस 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, हानि ने एक बार फिर से मन्नत की। यार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सब मुझे देख रहे होते हैं, परी रोहानसी होकर बोली। हाँ तो मेरी दोस्त ही इतनी खूबसूरत है कि लोग मुड़ मुड़ के देखें, हानि ने फ़ख्र से ऐसे कहा जैसे अपनी तारीफ़ कर रही हो। वो आदमी भी तो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, परी ने बाहर ना जाने का एक और नुक्ता निकालने का। कौन सा आदमी यार? हानि ने ना समझी से परी की तरफ देखा। वही जिसकी तुमने इंसल्ट की है 2 बार, परी ने याद दिलाते हुए कहा। अरे वो गाड़ी वाला जो बेचारा हर वक्त अपनी इंसल्ट करवा के चला जाता है। हानि को एकदम याद आया। हाँ तो वही तो वो वक्त हमारा पीछा करता, परी ने परेशानी से कहा। यार वो बाय चांस हमसे टकरा गया था, वरना तो शक्ल से अच्छा खासा शरीफ लगता है, पीछा करने वाला तो नहीं लगता। हानि ने माथे पे हाथ मारते हुए कहा। तो फिर तुमने इसकी इंसल्ट क्यों की थी? परी ने मासूमियत से पूछा। जब मैं इसकी इंसल्ट करती हूँ तब इसकी शक्ल देखने वाली होती है और मुझे इसकी वही शक्ल देख के बड़ा मज़ा आता है, हानि ने हंसते हुए कहा। और परी मुंह खोल के हानि के हाथ को देख रही थी, जैसे इसकी बात को समझने की कोशिश कर रही हो। हानि तुम बहुत बदतमीज़ हो, परी ने इसको शर्म दिलाने की कोशिश की, जो कि हानि में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। वो तो मैं वाकई हूँ, बस अब मैं जा रही हूँ, मैं ना बिल्कुल सुनने नहीं वाली। हानि ने परी की तायद करते फिर से अपनी बात दोहराई। हानि मुझे डर लगता है ना, परी ने एक बार फिर मना करने की कोशिश की। परी यार बस आखिरी बार चल पड़ो, आप ही ने इस जगह की तस्वीरें व्हाट्सएप करने को कही हैं, वरना मैं खुद भी ना जाती, हानि ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम हमेशा मुझे से बात मनवा लेती हो, परी ने हमेशा की तरह हार मानी। या ये हुई ना बात, बस जल्दी से तुम्हें कोई अच्छा सा ड्रेस प्रेस कर देती हूँ और फिर हम चलते हैं, हानि जोश में उठते हुए बोली। हाँ जैसा किसी को दो वलीमे में जा रही हूँ, परी बड़बड़ाते हुए नहाने के लिए रूम से बाहर निकली और पीछे हानि गुनगुनाते हुए कपड़े सेलेक्ट करने लगी। कितने मुख्तसर सी है मोहब्बत की दास्तान, खुश फहमी से शुरू और गलत फहमी पे ख़त्म। हम इस वर्क को जितना जल्दी हो सके इतनी जल्दी कंप्लीट कर ले, ताकि कोई दूसरी कंपनी इस प्रोजेक्ट मीर मीटिंग रूम में अभी लास्ट ब्रीफिंग दे रहा था, जब इसके सेल फ़ोन में ऑफिस के साथ कनेक्टेड सेंसर ने किसी अनजान शख्स की मौजूदगी का ऐलान किया। मीर के माथे पर लकीरों का इजाफा और इसने जल्दी मीटिंग को ख़त्म किया और सबको खुदाफिज कहते तेज़ी से मीटिंग रूम से बाहर। इतनी हिम्मत किसी में आ गई जो मेरे यहाँ पर होते हुए भी ऑफिस में घुसने की कोशिश कर बैठा। मीर ने बड़बड़ाते हुए ऑफिस की तरफ रुख मोड़ा। तुम जो कोई भी हो, मीर सलार हैदर से नहीं बच सकता। ऑफिस के डोर को आहिस्ता से धकेलते इसने दिल में सोचा। ऑफिस में एक छोटी मगर बेहद हसीन लड़की को देखकर मीर को 240 वाट का झटका लगा था। वो हर किस्म की सिचुएशन सोच चुका था, मगर ऑफिस में लड़की की मौजूदगी इसने बिल्कुल नहीं सोची थी। परी जो बड़ी महवियत से खूबसूरत रूम को देख रही थी, दरवाजे के खुलने पर मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। वो और हानि इतनी थोड़ी देर पहले इस कंपनी को देखने और तस्वीरें लेने आई थी, क्योंकि हानि की आपी ने सन्स ऑफ हैदर इंडस्ट्री की ही पिक्स को व्हाट्सएप करने को कहा था।
हानि बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाने लगी तो वो हानि से इजाज़त लेकर इस खूबसूरत हिस्से में आ गई जिस हिस्से में मीर सलार हैदर का ऑफिस था, और वो चलते चलते ऑफिस के सामने पहुंच गई। इसे सामने बना रूम बाहर से इतना अच्छा लगा कि रूम को अंदर से देखने की ख्वाहिश दिल में उभरी, और परी की दिल की आवाज़ पे सर धनती मीर के ऑफिस में दाखिल हो गई। और परी की ये ख्वाहिश इसे बहुत ज़्यादा रोलने वाली थी। इसका अंदाज़ा इसे दरवाजे में अपनी तरफ गुस्से से घूरते शख्स को देखकर ही हो गया था। अब वो डर के मारे खुद को कोस रही थी, क्या होता अगर मैं हानि के साथ रहती। पहली दफ़ा अपनी ख्वाहिश पर चली हूँ, पता नहीं अब ये शख्स इतने गुस्से में मुझे क्यों घूर रहा है। परी डर के मारे दांतों में हाथ के नाखून कुचलते हुए सोचने लगी, कौन हो तुम, किस मकसद के लिए मेरे ऑफिस में आए हो, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है। मीर सवालों की बुछार करते और धारते हुए आगे बढ़ा। परी ने जब मीर को अपने नज़दीक खड़े देखा तो डर के मारे चुप हो गई। हाँ तो तुम, मीर ने परी की नकल उतारी। वो परी बोलते बोलते चुप हो गई। तुम खुद बोलोगी या फिर मैं अपने तरीके से बुलवाऊँ। मीर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, नहीं। वो परी बोल रही थी कि मीर के छूने से झटका खाकर वो दूर हुई। जिस हिसाब से मैडम आप बोल रही हैं, इसलिए लिहाज से हमें पूरी रात ऑफिस में गुजारनी पड़ेगी, मीर ने ठंडे ठार लहजे में मायनी खेजी से कहा। परी की बड़ी बड़ी आंखें मीर की पूरी रात वाली बात सुन के और ज़्यादा बड़ी हो गई, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। ओके आधी रात कर लेते हैं, मीर ने परी की बड़ी आंखों को मज़ीद बड़ा होते देखकर कहा। मैं परी ने फिर से बोलने की कोशिश की जिसे मीर ने नाकाम कर दिया। मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, और जिस तरह तुम बोल रही हो मुझे लगता है सारी ज़िंदगी नहीं बोल पाओगी, इसलिए बेहतर है तुम्हें पुलिस के हवाले कर दो, वो खुद ही पूछ लेंगे। मीर सफाकी से बोलते हुए परी की तरफ बढ़ा। नीड योर सपोर्ट। मिलावट का दौर है साहब, हाँ में हाँ मिला लिया करो। मीर ने अभी ऑफिस से बाहर कदम रखा था कि सेलफोन की रिंग ने इसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। पुलिस को क्यों? परी ने डर के मारे खुद को ऐसे पकड़ा जैसे पुलिस सामने खड़ी हो। हाँ ना, अब तुम शराफत से मुझे नहीं बताओगी तो पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो खुद लड़कियों से 5 फुट दूरी पे रहता हूँ और तुम्हारा मकसद मालूम करना मेरी मजबूरी है। मीर ऑफिस में मौजूद सोफ़े पर बैठता हुआ बोला। मैं बताती हूँ ना, परी जल्दी से बोली। डार्लिंग, वही सुनने के लिए तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, अब और मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मीर ने इशारे से परी को अपने पास बुलाया। परी डार्लिंग जैसा लफ्ज़ सुनकर ऐसे लाल गुलाबी हुई जैसे इनके दरमियान इश्क व मशूक़ी का चक्कर चल रहा, और मीर हैरान होता इसके सुर्ख गाल देख के सोच रहा था, अब मैंने इसे कौन सी रामलीला सुना दी है जो ये लड़की शर्म के मारे दोहरी हुई जा रही है। वो इस कंपनी की तस्वीरें लेने परी मीर के करीब आते हुए शर्मा कर बोली। मीर जो इसकी बात आराम से सुन रहा था, तस्वीर वाली बात पे एकदम सोफे से खड़े होते परी का बाजू दबोचा। ये ज़रा फिर से बोलना कि क्या करने आई हूँ। मीर ने इसके नरम बाजू में अपने हाथों की उंगलियां घसीट के ढारते हुए पूछा। परी जो पहले अच्छी खासी डरी हुई थी, इसके धारने पर अपने होशोवास भी खो बैठी और बेजान होकर मीर के बाजुओं में झूल गई। मीर ने जब परी को बेहोश होते देखा तो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए परी के बेजान वजूद को सोफे पर पटका। अब बस इसके बेहोश होने की कसर बाकी थी। मीर ने गुस्से से कहा, कौन है जो मेरी कंपनी की तस्वीरें हासिल करना चाहता है? अब कौन मुझे बर्बाद करना चाहता है? और इस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि सीधा मेरे ही ऑफिस में घुसी? इसको मेरी कंपनी का नक्शा किसने दिया? मैं इतना आसान टारगेट लगता हूँ कि सीधा ही एक हसीन लड़की को भेज दिया। और लड़की को यहाँ वही भेज सकता है जो ये जानता है कि मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ, और इस लड़की को भी कुछ नहीं कहूँगा। मेरा दिल में सोचता हुआ सोफ़े के करीब रोका। तुम जो कोई भी हो, अब तुम मीर की मेहमान हो, और मेहमानों की कदर मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। तुम मीर सलार हैदर के शिकंजे से तब तक नहीं निकल सकती जब तक मैं तुम्हारा मकसद नहीं मालूम कर लेता। मीर सलार हैदर गेम बराबर की खेलता है, इसका अंदाज़ा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। मीर बड़बड़ाते हुए सोफ़े पर झुका, और अब परी का बेजान वजूद मीर सलार के मजबूत बाजुओं में था, और वो ऑफिस के सामने बनी लाइब्रेरी में मौजूद पिछले दरवाजे से बाहर निकला। तुम अपनी अच्छाई में मशहूर रहो, हम बुरे हैं, हमसे दूर रहना। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम। हानि मज़े से गुनगुनाते हुए तस्वीरें बना रही थी जब इसे सामने वाले रूम से रवाज़ अफंदी आता हुआ दिखाई दिया। ओह माय गॉड, ये बदतमीज़ यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं वाकई ये हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? अगर परी को बता दिया इसने तो सच में यही समझना और फिर बाहर ही नहीं निकलना। इसको बताऊँगी ही नहीं, मैंने आज दोबारा बदतमीज़ को देखा है। हानि बड़बड़ाते हुए दीवार की ओट में हो गई। अगर इस बदतमीज़ को बताया नहीं मैंने इसको देख लिया है तो ये शेर बन जाएगा और फिर से पीछा करेगा। हानि शेरनी बनकर, शेरनी तुम
शेरनी तुम तो वो हो जो लफंगों को तगनी के नाच नचा देती हो। ये तो फिर शक्ल से भला मानिस लगता है। हानि खुद को हौसला देती मजबूत करती एकदम सामने आई। रवाज़ मीटिंग करने के बाद अपनी कंपनी में जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बाहर की तरफ कदम बढ़ा रहा था जब किसी से टक्कर होते होते बची। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था। अगेन आई एम सॉरी, रवाज़ बोलकर आगे बढ़ने लगा जब जानी पहचानी आवाज़ सुन के ठटक कर रुका। हाँ, तुम्हें तो बस लड़कियों से टकराने का मौका चाहिए होता है। रवाज़ जो हानि को देखकर अनजाने से खुशी महसूस कर रहा था, इसकी बात सुनकर भग से खुशी उड़ गई। क्या मैं पहले भी आपसे टकराया हूँ? रवाज़ ने पिछला बदला चुकाते हुए बोला। नहीं, मैं पागल हूँ जो तुमसे बात कर रही हूँ। हानि को इसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा हो गया वो अपना बदला ले रहा है। देखा, अब तो मान रही हो ना कि तुम पागल हो, रवाज़ चिढ़ाते हुए बोला। बोल लिया तुमने जो बोलने, अब निकलो यहाँ से। हानि ने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, तुमने खुद मुझे रोका है। रवाज़ ने हैरान होने की एक्टिंग की। हाँ, तो दफ़ा होने के लिए भी मैं बजाते खुद ही कह रही हूँ, जो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हानि ने चिढ़ते हुए कहा। सुनाई दे गया है, अब बताओ यहाँ क्या करने आई हो? रवाज़ शराफत के जामे में आते हुए बोला, क्योंकि हानि को इधर देख वो अच्छा खासा हैरान हो रहा था। देखा यही लोफर वाली हरकतें हैं तुम्हारी। जाने का बोल दो और ज़रा दूसरी बात निकाल के खड़े हो जाते हो। हानि रवाज़ को शर्म दिलाते हुए बोली। अच्छा ना, सॉरी कह तो दिया है, अब बताओ क्यों आई हो? रवाज़ ने सीरियस होकर कहा। लोग किसी भी कंपनी में क्यों जाते हैं? हानि ने सवालिया अंदाज में पूछा। तुम यहाँ जॉब के लिए आई हो क्या? रवाज़ ने हैरत से इसकी तरफ इशारा किया। जाहिर सी बात है, अब तुम्हारी तरह मटर गश्त तो करने से रही। हानि ने इस पर तंज करते हुए कहा। इतनी सी एज में जॉब की ज़रूरत क्यों पड़ गई? फ़िलहाल स्टडी तो कंप्लीट करो। रवाज़ एकदम से परेशान हुआ। जब इंसान के पास खाने पीने को कुछ ना हो तो वो अपनी उम्र नहीं बल्कि भूख और अफलास दिखता है। हानि ने भरपूर एक्टिंग करते हुए अपना फ़लसफ़ा झाड़ा। अगर जॉब करना ज़रूरी है तो तुम अफंदी इंडस्ट्री चली जाओ, वहाँ लड़कियों के लिए अच्छी जॉब्स हैं। मेरी दोस्त की सिस्टर भी वहाँ काम करती है। रवाज़ ने जल्दी से अपनी कंपनी का नाम लिया ताकि रोज़ हानि से मुलाकातें और बातें कर सकें। क्यों ना करूं? आप ही ने तो इस कंपनी का कहा है। हानि ने बात बनाई। इधर का बॉस बहुत खड़ूस है, लड़कियों से बिल्कुल बदतमीज़ से बात नहीं करता, बहुत ही एटीट्यूड वाला बंदा है। अगर मीर ने बातें सुन ले तो दोस्ती से ही आउट कर दे। रवाज़ दिल में सोचता हुआ बोला। तमीज़ तो तुम्हें भी नहीं है बात करने की, मगर फिर भी तुमसे बात तो कर लेती हूँ ना। वैसे भी बॉस को ऐसा ही होना चाहिए। तुम जैसे लोग इससे बात करते हुए 100 बार सोचे। हानि ने गुस्से से अपने नथने फैलाए। ओहो, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही? तुम्हारे लिए वो कंपनी अच्छी ही नहीं बल्कि बेस्ट है। रवाज़ ने फिर से समझाने की कोशिश की। अब वो इसे क्या बताता कि वो खुद इसे रोज़ देखना चाहता है, इसलिए बार बार अपनी कंपनी का नाम ले रहा है। अगर इसने इधर जॉब कर ली तो मीर ने पहले दिन ही अपनी रेज़क निगाहों से इसका राज पढ़ लेना है और फिर हर वक्त रवाज़ की वाट लगाए रखनी है। मेरे लिए जो बेहतर है वो मेरी आपी को तुमसे ज़्यादा मालूम है, इसलिए तुम अपना मशवरा अपने पास रखो और चलते बनो। हानि ने आदतन अपनी नाक चढ़ाई, लेकिन मैं तो रवाज़ कुछ कहता इससे पहले हानि ने दरमियान में टोका। बस मैं और तारीफ़ नहीं सुन सकती, इसलिए अपना काम करो और चलते बनो। हानि हमेशा की तरह रवाज़ की बात सुने बगैर ही आगे बढ़ गई। बिल्कुल पागल है, मेरी बात तो सुनना ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैसे मीर ने जॉब्स का जिक्र मुझसे तो नहीं किया। रवाज़ बड़बड़ाते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। तुमसे खाक उलझेगा, हालात से उलझा हुआ शख्स। मजबूत होने में मज़ा ही तब है जब सारी दुनिया कमज़ोर करने पे तुली हो। मीर परी को सीधा वाइट विला लाया था और अब अपने बेडरूम में इसके बेजान वजूद को देखते हुए मुसलसल परेशानी से चक्कर लगा रहा था। मीर चाहता तो इसे बेसमेंट में ले जाता, मगर एक तो वो लड़की ज़ात थी और दूसरा कम उम्र और हसीन भी बहुत थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी इस मुसीबत को अपने बेडरूम में ले आया। ओ मैडम, अब उठ भी जाएं, ये खादम ख़ास मीर सलार हैदर सिर्फ आपके उठने का इंतज़ार कर रहा है। मीर ने जब इसके पोटो को हिलते देखा तो इसका चेहरा थपथपाते हुए बोला। परी जो आहिस्ता आहिस्ता से होश में आ रही थी, अपने बहुत करीब आवाज़ सुन के पट से आंखों को वाह किया और मीर को अपने नज़दीक देकर झट से बेड से नीचे उतरते हुए बोली, मैं कहाँ हूँ मैडम? तुम्हें जहाँ होना चाहिए तुम वहीं हो। मीर ने ठंडे ठार लहजे में कहा। मैं पुलिस के पास हूँ क्या? परी को इसकी पिछली बात याद आई तो बेख्तियार पूछा, व्हाट? तुम्हें ये इतना शानदार रूम जेल लग रहा है? मीर ने इसकी एकल पर मातम किया। नहीं तो लेकिन आप परी बात कर रही थी जब मीर ने इसकी बात काटी। व्हाट सो एवर, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ। तुम मुझे अपना मकसद बताओ जिसके लिए तुम मेरे ऑफिस में घुसी थी। मीर ने गुस्से से इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। परी रोते हुए दीवार के साथ लगी थी। वाह, अब तुम हर चीज़ भूल गई हो, लेकिन फ़िक्र नहीं करो, मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं, तुमसे बात तो गुलवा लूँगा। मीर ज़ोर से इसका बाजू खींचता हुआ रूम से बाहर निकला।
इस दौरान परी अपना बाजू इसके हाथ से निकलवाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर कहाँ वो नाजुक कली और कहाँ वो मसल्स मैन। भला इन दोनों का कोई मुकाबला हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी कैद से आज़ाद हो जाओगी? परी को मुसलसल कोशिश करते देख बोलना। लेकिन आप आराम से भी पकड़ सकते हैं ना, मुझे दर्द हो रहा है। परी ने अपनी तरफ से इसे समझाने की कोशिश की। अकल से पैदल हो क्या? मेरा यहाँ टेंशन से बुरा आ रहा, मैडम को आराम से पकड़ने की पड़ी है। मीर ने गुस्से से इसके बाजू को और ज़ोर से दबोचा। हाँ तो टेंशन मैं कौन कहता है कि किसी के बाजू को ज़ोर से पकड़ो? परी ने अपनी तरफ से इसे शर्म दिलाते हुए कहा। तुम अगर खामोश ना हो तो ज़ोर से थप्पड़ मार दूंगा। करमदाद। मीर ने परी को गुस्से से चुप करवाते हुए दाद को आवाज़ दी। और जो खुद इतना बोल रहे हैं इसका नहीं पता? परी खिलाफ़े मामूल दो बुदू जवाब दे रही थी। अब बोलने के लिए तुमसे परमिशन लूँ कि मैडम मैं कितना बोल सकता हूँ? हाँ तो मैं भी अपनी ज़ुबान से बोल रही हूँ, आपकी ज़ुबान से थोड़ी बोल रही हूँ। इससे पहले कि मीर इसे सुथरा सा जवाब देता, दाद को आते देख इसकी जानिब मतवज्जा हुआ। जी साहब जी, दाद ने सर झुकाते हुए पूछा। दाद, मुझे इस मुसीबत का 1 घंटे तक मुकम्मल बायोडाटा चाहिए और इसको बेसमेंट में ले जाओ, ये यहाँ पर रहने के काबिल ही नहीं है। मीर ने परी की तरफ इशारा किया। लेकिन मुझे अपने हॉस्टल अपनी दोस्त के पास जाना है और वो मैं खुद से बताती हूँ ना अपने बारे में। परी दाद की बड़ी बड़ी मूँछों से डरते हुए बोली। मैडम जी, तुम हॉस्टल भी चली जाना, बट तुम्हें पहले अपने बारे में बताना पड़ेगा। मीर ने दाद को जाने का इशारा करते हुए कहा, क्योंकि दाद के आने से परी का डरना इसकी ज़ेरक निगाहों से नहीं छुप सका था। मेरा नाम परियाम है और मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, परी सबक सुनाने के अंदाज़ में बताने लगी। जब मीर ने इसे दरमियान में टोका। मैं टीचर हूँ जिसे तुम ये सब बता रही हो। अपने बाबा का नाम और घर में कौन कौन है और अपना एड्रेस बताओ। मीर ने नरम अंदाज। सलार ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को डील कर रहा था, इसलिए आदत के बरखिलाफ़ बहुत ही नरमी से बोल रहा था। परी ने जैसे ही एड्रेस बताया, मीर के दिमाग में कुछ क्लिक और घर वालों का जिक्र करने के बाद तो शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि मीर को ज़ोर से झटका लगा था और दिमाग साई करने लगा। 7 अरब मुस्कुराहटों में मुझे पसंद है एक मुस्कुराना तेरा। परी की गैर मौजूदगी की वजह से हानि कॉलेज के लिए बेदिली से तैयार हो रही थी, क्योंकि कल जब कंपनी में परी को ढूंढने पर वो ना मिली तो इसने आपी को कॉल की और आपी के बताने पर याद आया कि इसे परी को कॉल कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि सेल फ़ोन तो इसके पास भी है। परी को कॉल करने पर इसका मालूम हुआ वो अपने कज़न के साथ घर चली गई है। इसका कज़न कंपनी में बाय चांस इसे मिल गया था और कॉल भी इसके कज़न ने अटेंड की थी। हानि को गुस्सा तो बहुत आया, अब ऐसी भी क्या जल्दी थी कि वो इसको बता कर भी नहीं जा सकती थी। फिर परी की हड़बड़ियाँ याद करके गुस्से पर काबू पाया। परी जान, जल्दी से आ जाओ, तुम्हें छेड़ने बगैर हानि का दिन नहीं गुजरता। हानि परी का लाल गुलाबी चेहरा याद करके मुस्कुराई। एक सोच के आते ही इसने जल्दी से फ़ोन उठाया और अपनी आपी का नंबर मिलाया। अस्सलामुअलैकुम आपी, क्या हाल है? घर में सब ठीक है? हानि ने कॉल पिक करते हुए अपनी ट्रेन चलाई। मैं ठीक हूँ जान, तुम ठीक हो ना? इतनी सुबह कॉल क्यों की है? कोई परेशानी है क्या? आपी की परेशान आवाज़ सुन के मुस्कुराई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट आपी मैं परी को बहुत ज़्यादा वाला मिस कर रही हूँ, इसलिए आपको कॉल कर दी। हानि ने कॉल करने की वजह बताई। तो जान, परी घर गई है ना, तो आ जाएगी। अगर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा तो तुम भी आ जाओ। हानि कि आपी ने हमेशा की तरह नरम अंदाज में समझाया। नहीं ना आपी, मैं परी की गैर मौजूदगी में कुछ और ही सोच रही हूँ, हानि ने राज़दाराना अंदाज में बताया। मेरी जान अब क्या सोच रही है? आपी मुस्कुराई। मैं ना सोच रही हूँ कि परी को हमेशा अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि मैं ना इससे दूर नहीं रह सकती, हानि ने बेचारगी से कहा। और परी को हानि साहिबा अपने पास कैसे रख सकती है? वो कोई चीज़ थोड़ी ना है, आपी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपी, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? अब आप मुझे तंग कर रही हैं, हानि ने ठटकते हुए कहा। तो आपी की जान, खुल के बोले ना, अब तुम्हारे दिमाग की सोचें तो नहीं पड़ सकती। आपी, हम ना परी की शादी भाइयों से करवा दे तो हमेशा हमारे पास रहेगी, हानि ने हिम्मत करके बात कह दी। हानि, तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसी आई? अभी तुम बहुत छोटी हो और वैसे भी भाइयों परी से बहुत बड़े हैं। आपी की हैरत भरी आवाज़ उभरी। आपी, मैं इतनी छोटी भी नहीं, 2 महीने बाद पूरे 17 की हो जाऊंगी। बस आप मेरी बात को सीरियस लें, हानि ने नाराज़गी से कहा। मेरी जान, सोचे ना भाइयों जैसे मैच्योर, इस लिहाज से वो अपने लिए भी मैच्योर लड़की पसंद करेंगे। आपी ने समझाने की नाकाम कोशिश की। परी इतनी प्यारी और मासूम है कि वो सबको पसंद आ जाएगी, बल्कि भाइयों को भी। प्लीज़
ओके फ़िलहाल तुम कॉलेज जाओ, मैं सोचती हूँ आप इन्हें बात ख़त्म करने की ठानी, क्योंकि हानि अगर परी की तारीफ़ करना शुरू कर दे तो बहुत मुश्किल से रुकती है। ओके आप ही, अल्लाह हाफिज़, बट मेरी बात याद रखिएगा। हानि कॉल बंद करके कहा। ओह माय गॉड, अगर परी और भाइयों साथ खड़े हो जाए तो चांद सूरज की जोड़ी को भी मात दे दे। हानि दोनों को साथ तस्वर करके मुस्कुराई। हाय अल्लाह, कॉलेज से देर हो गई। हानि रूम से निकलते हुए भागी। इरादे साफ हैं, तभी तो लोग खिलाफ हैं। मीर की हैरानी ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। मतलब इसका दुश्मन अब ऑफिस तक पहुंच गया है। ओह माय गॉड, तुम अफान खान की बहन हो? मीर हैरानी पर काबू पाता हुआ बोला। जी हाँ। परी ने नासमझी से इसको देखा, जिसकी आंखों में अब खून उतर आया था। मैं इतनी देर से बेवकूफ़ों की तरह अपने दुश्मन के साथ नरमी से बात कर रहा था, और ये लड़की समझ रही होगी उल्लू का पट्टा है जिससे कुछ भी नहीं पता चल रहा। मेरा हरीफ मेरी कंपनी तक पहुंच गया है और मैं इतने आराम से बैठा हूँ। मीर का गुस्सा जब हद से बढ़ा तो टेबल पर पड़ा आवाज़ उठा के दीवार पे मारा और गुस्से से परी की तरफ बढ़ा। तुम उठो यहाँ से और दफ़ा हो जाओ। मेरी नज़रों से मेरे सामने आने की गलती मत करना, नहीं तो इधर ही गाड़ के रख दूँगा। इसने परी को बाजू से पकड़ कर खड़ा किया और दरवाजे की तरफ धक्का दिया। परी मीर के धक्का देने की वजह से हल्का सा लड़खड़ाई और मीर की तरफ डरते हुए देखा। परी को समझ नहीं आ रही थी इसे एकदम से क्या हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले तो इतना गुस्से में नहीं था। लेकिन परी ने डरते हुए बोलने की नाकाम कोशिश की। चुप, अगर एक लफ्ज़ भी बोला ना तो थप्पड़ों से चेहरा लाल कर दूंगा। मीर ने धारते हुए इसका चेहरा दबोचा और दरवाज़ा खोलकर परी को बाहर की तरफ धक्का दिया। मैंने कैसे सोच दिया कि ये लड़की मासूम होगी। तफ है तुम पे मीर सलार हैदर, जो खुद को इतना बड़ा बिजनेसमैन कहते और अपने दुश्मनों तक को नहीं पहचान पाए। अफान खान, अगर लड़की को ही दरमियान में ला के बिज़नेस खेलना चाहते हो तो मीर सलार इसके लिए तैयार है। खेल शुरू तुमने किया है तो ख़त्म मैं करूँगा, और इस तरह से ख़त्म करूँगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। मीर की सोचों को परी की रोती हुई आवाज़ ने तोड़ा। प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे, मुझे अंधेरे से डर लगता है। परी ने अपने छिले हुए हाथों से दरवाज़ा बजाया। तुम्हारी ज़िंदगी इस अंधेरे से भी बदतर बना दूंगा। तुम्हें क्या लगता है अभी भी तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊँगा? मीर अंदर से दहाड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। परी ने अंधेरे की वजह से आंखें बंद कर लीं। परी को अभी तक अपना कसूर नहीं मालूम हुआ था कि वो किस वजह से यहाँ पर है, और अब इसकी फैमिली का जिक्र होने पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा। जब तुम यहाँ से कोशिश के बावजूद नहीं निकल पाओगी, फिर तुम्हारी ये मासूमियत भी गायब हो जाओगी और भूल के भी नहीं अटक पाओगी। मीर ने धार से दरवाज़ा खोला और परी का हाथ पकड़ के अंदर खींचा। मुझे वाकई परी ने मीर का बाजू ऐसे ज़ोर से पकड़ा जैसे अगर इसको छोड़ा तो वो बिल्कुल दोबारा से बाहर धक्का देगा। खामोश, अगर दोबारा अटक के बोली तो ज़ुबान खींच लूँगा। और मुझसे दूर होकर खड़ी हो, क्या च्युइंगम की तरह चिपकी जा रही हो। मीर ने अपना बाजू झटका। फिर मैं बोलूँगी कैसे। परी ने अब इसका हाथ पकड़ते हुए अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई। तुम्हारे ना बोलने से मुल्क का नुकसान नहीं होगा, और अब खामोशी से बेडरूम में चलो। मीर ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। बेडरूम में सोऊंगी तो आप कहाँ सोएंगे? परी ने मासूमियत से मीर की तरफ देखा। खुश फहमियों की वैसे हद है मैडम, आपको सोने का कौन कह रहा है? तुम पूरी रात जाग कर मेरे खराटे काउंट करोगी। अगर गलती से भी सोने की कोशिश की तो नेक्स्ट टाइम अंधेरे में पूरी रात गुजारोगी। क्या? परी की हैरत भरी आवाज़ उभरी। अब अगर तुमने कोई और बात की तो इससे भी सख्त सज़ा दूंगा। मीर वार्निंग करते हुए बोला तो परी चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मीर चाह कर भी परी के साथ सख्त रवैया नहीं अपना सका, और इस बात का इजहार इसने कुर्सी को ठोकर मार कर किया। क्या चीज़ हो तुम? गुस्सा करने लगता हूँ वो नहीं करने देती, सख्ती करने नहीं देती। अगर यही हाल रहा तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। मीर बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ बढ़ा, क्योंकि भूख अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। काश कोई तो ऐसा हो जो बाहर से अंदर जैसा हो। वक्त बुरा था, हम तो अच्छे रहते। मुसलसल बजती सेल फ़ोन की टोन से मीर की आंख खुली और सीधी नज़र सोफ़े पर उल्टी सीधी लेटी परियाम पर गई। वाह बे वाह, मज़े हैं तो दुश्मनों के हैं। यहाँ पर हमारी नींदें ख़राब करके खुद मज़े से सो रहे हैं। मीर ने बड़बड़ाते हुए कॉल पे की। सुबह कौन सी मुसीबत आ गई है दाद जो कॉल पे कॉल किए जा रहे हो? लगता है सारी मुसीबतों को मेरे घर का पता मिल गया है। अभी एक मुसीबत मेरे सामने पड़ी है साहब जी, इस लड़की का पता चल गया है वो आपके ऑफिस में। दाद अभी कुछ और बताता कि मीर के टोकने पर रुक गया। दाद, ये जो तुम सुबह स्पीकर फाड़ रही सबका मुझे रात ही पता चल गया था। अब तुम बराह मेहरबानी कॉल बंद करोगे? मीर ने सर्द आवाज़ में पूछा। तो साहब इसका मतलब हम इस लड़की को छोड़ देंगे? दाद ने शुक्र मनाया कि इस लड़की का सच पता चल गया है।
पागल हो गए हो दाद या दिमाग किसी को उधार देकर आए हो? अब तो इसको छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक अफान खान को कदमों में ना झुका लूँ, मीर ने तंज़िया अंदाज में कहा। लेकिन साहब जी, दाद ने कुछ बोलना चाहा। दाद मेरी एक बात समझ में नहीं आती या अभी मेरा दिमाग चाटना है? मीर ने गुस्से से दाद की बात काटी। नहीं साहब, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। दाद को समझ नहीं आई कि वो लड़की मासूम है, फिर भी साहब इसे छोड़ क्यों नहीं रहे? तो फिर बंद करो फ़ोन, बहस क्यों कर रहे हो? सुबह सुबह ही दिमाग ख़राब कर देते हो यार। मीर ने गुस्से से कॉल काटी और फ़ोन बेड पर उछाल दिया। बेड से उतरने के बाद मीर बड़बड़ाते हुए सीधा सोफ़े के पास आया। पहली लड़की देखी है जो एक गैर मर्द के कमरे में बड़ी बेखौफी से नींद के मज़े ले रही है। मैडम साहिबा, अब उठ भी जाएं, सुबह हो गई है। खादिम खास आपके इंतज़ार में खड़ा है। मीर ने परी का बाजू हिलाया कि क्या है, इतने सुबह क्यों गया है और मैं इधर क्यों सो रही हूँ? परी बेड की तरफ बढ़ते हुए आध खुली आंखों से बोली, क्या शाम को जगाता? और ये तुम मेरे बेड की तरफ क्यों जा रही हो? इससे पहले कि मीर परी को रोक पाता वो बेड पर धड़म हो चुकी थी और कंबल अपने ऊपर खींच चुकी थी। ओह नो, मुझे इस लड़की की समझ नहीं आ रही। ये मेरे बेडरूम में है या अपने बेडरूम में है? रात को इसकी वजह से बेडशीट चेंज की थी, अब फिर करनी पड़ेगी। लगता है मैं पागल हो जाऊँगा। मीर सोचता हुआ बेड के पास आया और परी को बाजू से खींचकर अपने सामने खड़ा किया कि क्या है, मुझे सोने दो। परी ने झिंझलाते हुए दोबारा सोने की कोशिश की, जिसे मीर ने नाकाम बनाई और अपने साथ खींचता हुआ सीढ़ियों से नीचे लाया। इधर तो मैं मैडम को सोने के लिए ही लाया हूँ, मीर ने तंजिया कहा। तो फिर भी मैं क्या करूँगी? परी ने मासूमियत से आंखें मस लीं। पहले तो हकलाना बंद करो और दूसरा मेरे सारे काम करो कि घर की मुलाजमा को छुट्टी दे दी है, इसलिए फ़िलहाल मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैं ऑफ़िस के लिए तैयार होकर आता हूँ। मीर ने परी का रुख खींचकर कहा। नाश्ते में क्या लेंगे आप? परी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। आमलेट पराठा और 10 मिनट में रेडी करो, मैं अभी तैयार होकर आया, मीर कहता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ईज़ी सज़ा सुनाई है। कैसे बगैर ववीला की झट से मान गई। लड़कियों के लिए मुश्किल सज़ाएँ भी गूगल से सर्च करना पड़ेंगी। वाह मीर सलार, तुम्हारे ये दिन भी आने थे। मतलब जो शख्स लड़कियों के पास नहीं जाता था, आज वो इनको गूगल पर सर्च करेगा। टफ है वैसे तुम पर मीर सलार, जो इतने बड़े बुरे दिनों का शिकार हुए और बुरे दिन लाया भी तो कौन? एक लड़की। मीर सोचता हुआ वाशरूम में घुसा।